भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुनाब शास्त्री का प्रणाम। आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि विलियम हेनरी सुसलर का बायोकेमिक 12 टिश्यू रेमेडी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की साहित्य अर्वाचीन हो, मतलब मेरी लिखी हुई हो, या प्राचीन डॉक्टर एन.एस. थियोडोरस की लिखी हुई हो। जब औषधियों की प्रॉपर्टी को हम स्थिर अध्ययन करते हैं तो उसमें पाया कि पौधों के जितने भी गुण बताए गए हैं एन.एस. की किताबों में या थियोडोरस के, ये सब के सभी प्रॉपर्टी एंजाइम के हैं। सुसलर ने कहा कि सेल के लेवल पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मानव शरीर के शव को जलाया और जलने से जो छाई पाया उसमें उन्होंने 12 सॉल्ट पाया। वो 12 सॉल्ट थे जो मेटालिक आयंस के थे, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज थे, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोराइड थे। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सेल में इनका अनबैलेंस होता है, असंतुलन, कंसंट्रेशन संतुलित होता है तो रोग होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि टिश्यू रेमेडी सेल लेवल पर करता क्या है। सेल जितने भी मेटालिक्स आयन हैं जिसमें हम बताया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब के सब मेटालिक आयन्स हैं और को एंजाइम हैं। मतलब एंजाइम के साथ को फैक्टर के साथ काम करते हैं। जो सिंगल एंजाइम होते हैं उसको एंजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन से पॉलीसेकेराइड से जुड़े होते हैं उसको एको एंजाइम कहते हैं, और जो किसी धातु के अंश के साथ जुट कर एक्शन करते हैं वो को एंजाइम कहलाते हैं। तो जितने भी मेटालिक अंश हैं सब के सब को एंजाइम हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एंजाइम है। इसके जब एक्टिवेशन के फैक्टर पर हमने गौर किया तो पाया कि एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए 6 फैक्टर हों। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उनका सब एंजाइम का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, इनहिबिटर्स और मेटालिक आयंस और पानी, जल भी एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इलेक्ट्रो शब्द जिसमें मैटी ने नाम दिया था, अपने विकसित जहाँ तक साइंस था उस हिसाब से उन्होंने ठीक कहा कि पौधों के में बिजली पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रो कहा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि एंजाइम के साथ जो कोई एंजाइम को फैक्टर मेटालिक्स आयंस होते हैं उनका जो वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वैसे केमिकल जो पानी में घोल बनाने पर जिनका आयोनाइजेशन हो। सोडियम क्लोराइड सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में घोल बनाते हैं तो उसके सोडियम के अंश और क्लोरीन के अंश अलग हो जाते हैं और विपरीत और बराबर इलेक्ट्रिकल चार्जेस से आवेशित हो जाते हैं। अगर उनका कंसंट्रेशन अधिक होता है, मतलब अंश की नजदीकता होती है, तो आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और वो कोई आयंस का इलेक्ट्रिकल चार्जेज नहीं देते हैं। लेकिन जब उनकी दूरी बढ़ती है डिसिमल सिस्टम से, जब उनको 1x, 2x, 3x की ओर हम जो बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आयंस की दूरी बढ़ती है उनका आकर्षण आयंस के बल के कारण इलेक्ट्रिकल चार्जेज होता है और तब एंजाइम एक्टिवेट होता है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारे बॉडी में सोडियम की कमी है, तब एंजाइम हम देते हैं तो एक्टिवेशन होकर हमारे काम करता है। अगर मान लें कि बॉडी में एंजाइम तो है लेकिन सोडियम नहीं है, तब सोडियम की अंश चाहिए, क्लोरीन की अंश चाहिए, उसी तरह पोटेशियम की अंश चाहिए, पोटेशियम के साथ जो पोटेशियम क्लोराइड बनता है क्लोरीन का अंश चाहिए, तब वो एक्टिवेशन में वो काम आता है। कहने का मतलब कि अगर बॉडी में एंजाइम ना हो तो सोडियम का कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पर टिश्यू रेमेडी फेल कर जाएगी। लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि कुछ मेटालिक्स आयंस सेल लेवल पर हमेशा मौजूद रहते हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम। ये
सेल न्यूरॉन्स के पोलराइजेशन के लिए मस्ट होता है। जो तंत्रिका तंत्र में आप पढ़े होंगे कि इनके इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण ही हमारे कोई संवाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम का पोलराइजेशन काम आता है। कहने का मतलब कि इस पर विचार करना चाहिए वैज्ञानिकों को कि क्या अकेले सोडियम या पोटेशियम कुछ मेटालिक आयन को छोड़कर, जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करता हूँ, इसके अलावा क्या उनमें कोई औषधीय गुण है? नहीं, उनमें औषधीय गुण नहीं है। जब तक वो एंजाइम के साथ को एक्टिवेट नहीं, उनका कोई एंजाइम का काम करता है, और जब एंजाइम को एक्टिवेशन का काम सॉल्व करते हैं तब वो एक्शन में आते हैं। ऐसे मेटालिक आयंस का कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी या गुण नहीं है। यही हाल एंजाइम के साथ भी है। एंजाइम तो आप दे दिया, लेकिन बॉडी में मेटालिक आयंस नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। इस तरह हम पाते हैं कि मैटी का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और टिश्यू रेमेडी, ये दो औषधियाँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सोडियम टिश्यू रेमेडी को इस्तेमाल करने के दरम्यान में एक ध्यान रखना चाहिए कि एक डाइल्यूट की स्थिति में काम करते हैं। अगर आप कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड देंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जब उसको 3x में देंगे, 3 to 12x ही अधिक काम आता है। जैसे जैसे इसको डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाएंगे 200x होगा, जिसमें सिस्टम से पोटेंशियलाइजेशन इसका होता है 200x होगा, तो आयंसों की दूरी बहुत अधिक हो जाएगी, और तब इलेक्ट्रिकल चार्जेज के जो एक्शन एंजाइम पर होंगे वो नहीं होंगे। इसलिए एंजाइम के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के साथ 3x से 6x सबसे बेहतरीन है। क्यों? मैटी ने अपने औषधि का जो उपयोग का जो प्रैक्टिकल लेवल रखा है, व्यवहारिक स्तर रखा है, वो D4 है, जो 0.01% होता है। ये इसका होता है 1:10,000। और आप ये 6x का इस्तेमाल करते हैं तो 1:6 लाख 10 लाख हो जाता है, सॉरी 1 करोड़ हो जाता है। तो वो एक्शन में आते हैं। अगर उसका 6x के बदले हम 200x करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कि केमिस्ट्री में एक लॉ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा के गुणनफल का समानुपाती होता है। जब आप इस नियम के अनुसार अधिक उच्च डाइल्यूशन में व्यवहार करने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधु कहते हैं कि हमने 1 इस्तेमाल कर दिया, मतलब 1000 क्या, और 500 पोटेशियम 200 पोटेशियम कर लिया, वो सेंटिसमल प्रोसेस करते हैं। तो वो कैसे काम करती है वो बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। और ये भगवान जाने, ऐसे भी होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, उसमें CM तक इस्तेमाल की जाती है, वही सेंटिसमल प्रोसेस से डाइल्यूटेड। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और विलियम हेनरी शुसलर की बायोकेमिक एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इलेक्ट्रो शब्द जो आया है, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड्स को डिनोट करता है। अच्छा, नाम से ही पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ वो सब्सटेंसेज हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में एक्शन में आती हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट काउंट्स जर्मेटिक द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पहला पद का इलेक्ट्रो शब्द सही साबित हुआ, सार्थक है, वैज्ञानिक है, उसको कोई साइंटिस्ट काट नहीं सकता है। इसलिए कि एंजाइम के एक्टिवेशन के 6 फैक्टर में मेटालिक आयंस मस्ट है। मेटालिक आयंस मान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो जाती है, और एंजाइम इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बात हो जाती है। इनऑर्गेनिक के साथ जब मेटालिक आयंस जुड़ता है तभी वो एक्शन में आती हैं। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को हम बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं, खास करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। हमारी दवाइयाँ ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं और मेटालिक आयंस इनऑर्गेनिक हैं। इस तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और बायोकेमिक की औषधियाँ एक दूसरे के पूरक हैं। आप इस्तेमाल करके देखिए, हमने इस्तेमाल किया है और खूब रिजल्ट बढ़िया पाया है, बेहतर, सबसे बेहतर। सबसे बड़ी बात है कि फादर मुलर 3 अप्रैल 1896 में मैटी मारते हैं और 3 नवंबर 1896 में
फादर मुल्लर ने उसको बायोकेमिकल औषधियों के साथ मिलाकर उसका फादर मुल्लर की किताब पढ़ के देखिए, उसने कहा है कि टिश्यू रेमेडी जहाँ जाना वहाँ जाता है और वो एक्शन करता है। और हमारा फादर मुल्लर सिद्धौसर मैट्रिक रेमेडी से बेहतर एक्शन देता है, बेहतर एक्शन देता है मतलब मेटालिक आयंस मिल जाता है, एक्शन अधिक होता है। फादर मुल्लर द्वारा कही गई बात भी प्रमाणित करता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पौधों के एंजाइम है। मौका मिला ये इसकी बहुत सारी बातें, एंजाइम क्या है, कैसे एक्शन होता है एंजाइम। सूखे पौधों में एक आदमी कल पूछ दिया कि सब सूखे पौधे में एंजाइम होता है क्या, जब एंजाइम नहीं तो सक्रिय कैसे होता है। अब सूखा पौधा का टिंचर एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, भैया हम कमेंट में दे रहे हैं पौधा सूखा हो कि कच्चा हो, तो हर सेल के साथ एंजाइम उपस्थित अपने एंड प्रोडक्ट के साथ उपस्थित रहता है। अगर सूखे पौधे में एंजाइम नहीं होते तो मटर का अंकुरना, चने का अंकुरण, सूखे आम की गुठली का अंकुरण, लीची के बीज का अंकुरण कैसे होता है, इस सूखे बीज से ही तो होता है। ये अंकुरण पौधों के बीज का अनाजों के बीजों का अंकुरण साबित करता है कि सूखे पौधों में भी एंजाइम होता है। तब तक कब तक, जब तक इसको जला नहीं दिया जाए। आप सब कुछ जानते हैं कब्र में गाड़ा हुआ व्यक्ति का डीएनए पता कर लिया जाता है, डीएनए में एंजाइम काम आता है, फंक्शन होता है, उसका एंजाइम के आधार पर ही डीएनए डिसाइड हो जाता है। और इसलिए कि कब्र में है, अगर हिंदू जो जिनका सब जलदार होता है उनके डीएनए था पता कर चलने की बात नहीं होगी, इसलिए कि वो तो भस्म हो जाता है। एंजाइम हीट के प्रति सेंसिटिव होता है, 40 डिग्री के बाद भी एंजाइम का एक्शन कम हो जाता है। और जब आपका कोहेशन और डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं वहाँ एंजाइम की बात कहाँ होती है। इसलिए आपको भैया जब भी आपको मान्यता की बात होगी, आपकी मेडिसिन क्या है गवर्नमेंट के सामने बतानी होगी। सुदामा प्रसाद सिंह सक्षम इस तरह अध्ययन करते करते पहुंच गया है कि मैं बता सकता हूँ कि हमारी औषधियाँ क्या हैं। हाँ, आवश्यकता पड़ी फिर मैं आपके बीच आऊँगा। नमस्कार। कमेंट बॉक्स मेरा देखना नहीं भूलिएगा। हर मेरे वीडियो के साथ इसमें मैं एंजाइम क्या है, कैसे काम करता है, मैं अपना कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। मेरा कमेंट बॉक्स जरूर पढ़िएगा। कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बातें छूट जाती हैं जिसको हम कमेंट बॉक्स में लिख कर पूरा करता हूँ।